जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है नेवी एमआर के लिए और मैं कहूंगा साथियों, मैं इसका एग्जाम क्लियर कर लिया हूं तो आपको वैसे ही सवाल बताऊंगा जो सीधे 14 और 15 मई के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। मैं बता दूं आज आपको, आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी जिसमें से जीके में 25 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। आज सारा टॉपिक आपका क्लियर होगा। जीके कंप्लीट आज आपका है जहां से 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, सारा टॉपिक से आज का यह वीडियो होने वाला, यानी आज पूरा 25/25 आपके पेपर में आएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आपका जवाब आना चाहिए भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक नेचुरल पोर्ट कौन सा है? आप याद रखोगे मुंबई बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह है, आप याद रखोगे। सबसे पहले मैं बता दूं, बंदरगाह को जल पतन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आपके पेपर में जल पतन भी दे देता है तो काफी सारे बच्चे उसको गलत करके आते हैं। तो बंदरगाह के जगह कहीं कहीं आपका जल पतन भी रहेगा। बंदरगाह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आपके पेपर में बने हैं एवं इस बार बनने वाले हैं 14-15 मई को, वो सारा पेपर आज के इस वीडियो में कराऊंगा। आप यहां पर देख सकते हैं ये सारे बंदरगाह से आपका आने वाला सवाल है। तो देखिएगा, 2 नंबर आपका सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, आपके पेपर में पूछेगा नहावा सेवा बंदरगाह किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को कहा जाता है। यह कहां में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह है। आपके पेपर में सवाल बनेगा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और यह कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आपका अगला नंबर सवाल है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, दीनदयाल बंदरगाह का नाम बदलकर आपका कांडला बंदरगाह रखा गया। आप याद रखोगे, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में कभी न कभी पूछे जा चुके हैं एवं इस बार पूछे जाएंगे। तो आप याद रखोगे गुजरात का ये कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात में है। या दीनदयाल बंदरगाह पूछेगा कहां में है? गुजरात में, क्योंकि ये दोनों एक ही बंदरगाह है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? आप याद रखोगे, कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये कहां में स्थित है? केरल में। आप पूछता है कि कौन सा बंदरगाह कहां स्थित है? यहां से भी सवाल आपके पेपर में सवाल बनते हैं। यहां मैं बता दूं, आपके भारत में लगभग 200 छोटे बंदरगाह एवं 13 बड़े बंदरगाह हैं, आप याद रखोगे। अगला नंबर आइएगा, पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? आप याद रखोगे, चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। और मैं लिख कर देता हूं साथियों, जो बच्चा इस वीडियो को पूरा कवर कर लेगा, यकीनन मानो कि आपका नेवी एमआर में जीके में 25 में 25 यहीं से प्रश्न आएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा और लैंड लॉक्ड यानी भूमिबद्ध बंदरगाह है? बताइएगा, जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा। तो वो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। ये कहां में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, आप याद रखोगे। पूछेगा आपके पेपर में विशाखापट्टनम कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, आप बिल्कुल सही करोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, कौन सा बंदरगाह है जिसे ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर है? आपका जवाब आना चाहिए, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। या हल्दिया बंदरगाह किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है, आप याद रखोगे। चलो
आपका अगला नंबर सवाल आ रहा है जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। अब देखिएगा, ये सारे पूछे जाने वाला सवाल है, टॉप लेवल के सवाल है। जैसा मैं आपको पता है कि आपका एग्जाम एसएससी करवाने वाला है। कौन करवाने वाला है? एसएससी। तो उसी लेवल का प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा जो आपके पेपर में बनेंगे। देखिएगा अगला नंबर सवाल, ये सारे आपका आने वाला प्रश्न, इसको सब स्टार मार्क कर लोगे, ठीक है। भारत का पहला कॉर्पोरेट निजी स्वामित्व वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? भारत का पहला निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह कौन सा? आप सही करोगे, ये नौर बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? ये नौर बंदरगाह। इसे कामराजगार बंदरगाह भी कहा जाता है। ये कहां में स्थित है? तमिलनाडु में। आपके पेपर में सवाल बनता है ये नौर बंदरगाह कहां है? आप बिल्कुल सही करोगे, तमिलनाडु में है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, लौह अयस्क के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है? यानी लोहा के लिए सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा प्रसिद्ध है? बताइएगा लोहा के निर्यात के लिए। ये ममुरगांव बंदरगाह है, आप याद रखोगे, ये गोवा में स्थित है। मरमुगांव बंदरगाह कहां का स्थित है? गोवा में, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत का कौन सा बंदरगाह मसालों के निर्यात के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रहा है? कोची बंदरगाह। और एक कोची बंदरगाह कहां में है? केरल में, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। कौन सा बंदरगाह मसालों के निर्यात के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? आप बिल्कुल सही करोगे, कोची बंदरगाह। अगला नंबर आपका सवाल है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, ओडिशा। क्या सही करोगे? ओडिशा। आपके पेपर में सवाल बनता है पारादीप बंदरगाह कहां स्थित है? ओडिशा। आपका अगला नंबर सवाल क्यों चलते हैं, देखिएगा। ये सारे अभी बंदरगाह से आने वाला ही प्रश्न आपको बता रहे हैं। सारा टॉपिक इसमें क्लियर किए हैं, मुद्रा से लेकर राजधानी, करंट अफेयर, सारा प्रश्न आपका क्लियर किए हैं। बस आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है। चलो, भारत का न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपका पेपर में आने वाला सवाल है कि भारत का न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, कर्नाटक में स्थित है। न्यू मंगलौर बंदरगाह कहां स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपके पेपर में सवाल बनेगा। तू से तूतीकोरिन, त से तमिलनाडु, आप याद रखोगे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? आपके पेपर में कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि निम्न में कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है, और दो तीन नाम दे देगा, जैसे में कांडला, मुंबई, नाहन सेवा, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारा दे देगा, और आपको टिक लगाना है। कांडला, मुंबई, नाहन सेवा, ममुरगांव, न्यू मंगलौर, कोची, ये सब कहां पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? बताइएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर नाम है, उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। चलो, अब आपका आ रहा है जो कि आपके पेपर में बनेगा। अभी लगता है कि कहां तक आपका बंदरगाह का है। अच्छा, यहां के बाद अब आपका नदी से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो सारे प्रश्न आप कवर करोगे, रट जाओगे। भारत का कौन सा बंदरगाह चाय के निर्यात के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर देंगे। आपका पेपर कब होने वाला? 14 या 15 मई को। मैं उस लेवल का क्लास आपको करवाऊंगा 14-15 मई तक, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, बस इतना देख लोगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। कौन सा बंदरगाह चाय के निर्यात के लिए जाना जाता है? कोलकाता बंदरगाह, या इसे हल्दिया बंदरगाह भी कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनते हैं। किस बंदरगाह को हल्दिया बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? आप याद रखोगे। किस बंदरगाह को हल्दिया बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? कोलकाता बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, आप याद रखोगे। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? जैसे में हमने पश्चिमी तट का उधर बात किया था, यहाँ पर पूर्वी तट की बात हो रहा है। कोलकाता हो जाएगा, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन आपका पेपर में पूछे जाने वाले सवाल है। पूछेगा पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित है। आपका 2-3 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, तभी ना आप टिक कर पाओगे। चलो,
अगला नंबर सवाल है, देश का सबसे नया और 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा विकसित हुआ है? मतलब 13वां बंदरगाह कौन सा विकसित हुआ, हाल ही का सवाल है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, बधावन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? बधावन बंदरगाह, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में आने वाला सवाल है, आप याद रखोगे। चलो, आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं, जो आपके पेपर में सवाल बनेंगे। यहां से अब आपका नदी का सवाल हो रहा है, तो आप याद करोगे, ठीक है। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली जब तक आपका 14 और 15 मई तक क्लास नहीं हो जाएगा, डेली हम आपको ऐसा क्लास देंगे जिससे आपका एग्जाम क्लियर होगा साथियों। तो चैनल को सभी कोई बच्चे अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। ये अपना बड़ा भाई मानकर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि आर्मी का भी पेपर आपका 1 जून से 15 जून तक चलने वाला है, तो उसका भी क्लास इस पर होगा। तो सभी कोई बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। और जो सीआरपीएफ की नई भर्ती आ रहा है, उसका भी क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है। सीआरपीएफ का जो जो बच्चे भरना चाहते हैं फॉर्म, भर दोगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका बड़ा भैया है, जो आपका सिलेक्शन दिलवा कर रहेगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसका लंबाई कितना है साथियों? 2525 किलोमीटर है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, उसका लंबाई कितना है? आप बिल्कुल सही करोगे, 2525 किलोमीटर है। आपका अगला नंबर सवाल है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आप याद रखोगे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपके पेपर में सवाल बनेंगे। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है? ऐसा कौन सा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है? आप बिल्कुल सही करोगे, माही नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है साथियों? माही नदी। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये आने वाला सवाल है। चलो, आपका नदी से और भी इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं, जो इस बार आपके पेपर में बनेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर जिले, आप याद रखोगे, तिब्बत। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर जिले, तिब्बत, आप याद रखोगे। और बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। और 8 बजे क्लास आपका अपलोड होने वाला है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, कौन सा ड्रेस कोड आपको पहनकर जाना है, क्या आपको डोमिसाइल लेकर जाना है, क्या मार्कशीट लेकर जाना है, ये सारा जानकारी आपका 8 बजे एक वीडियो आने वाला है, सारा जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगा। आपका एग्जाम कौन कौन सी प्रक्रिया से होता है, तुक्का लगाना है, नहीं लगाना है, सारा शाम के वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आइए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? आप याद रखोगे, गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? आप याद करोगे, गोदावरी नदी है, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? प्रायद्वीप गोदावरी नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या स्थित है। हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबा बांध है, यह किस नदी पर बना है? आप याद रखोगे, यह महानदी यानी ओडिशा में स्थित है। आपका अगला नंबर सवाल आ रहा है, नदी से ही संबंधित है। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? आप याद रखोगे, भागीरथी नदी पर, यह उत्तराखंड में स्थित है। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। पश्चिम की ओर बहने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सा है जो डेल्टा नहीं बनाता है? आप याद रखोगे, पश्चिम की ओर बहने वाले 2 कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनने वाले सवाल हैं। सुंदरवन डेल्टा किन 2 नदियों द्वारा बनाए जाते हैं? आप याद रखोगे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा द्वारा। यह नदी मतलब यह
डेल्टा बनाया जाता है। किस न मतलब यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, आप याद रखोगे, सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, आप याद रखोगे, नर्मदा नदी पर जबलपुर में स्थित है। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल संविधान सब हो रहा है, जो भी हम आपको नदी से प्रश्न बताए वहां से इस बार एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, एकदम इजी लेवल का सवाल है, आपका भी जवाब कमेंट में आना चाहिए। 2 साल 11 माह 18 दिन, और इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, आप याद रखोगे। भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, आप याद रखोगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, आप बिल्कुल सही करोगे, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में आपका संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान को कब स्वीकारा गया, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। भारतीय संविधान को कब स्वीकारा गया, आप बिल्कुल सही करोगे, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को स्वीकारा गया। भारत के संविधान को कब स्वीकारा गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, आप याद रखोगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है संविधान से कि संविधान का, भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, जो भारत का संविधान है इसको पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, आप बिल्कुल सही करोगे, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको पूर्ण रूप से लागू लागू किया गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है, आपका जवाब आना चाहिए कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है, आप बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। अगर यहां पर पूछता कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, आप याद रखोगे। मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी, आप याद रखोगे, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितना अनुसूचियां हो गई है, 12। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा, जो मौलिक अधिकार है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सारा बनने वाला सवाल है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, पेपर में बनने वाला एसएससी लेवल का है, जो आपके पेपर में बनेगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है, आप याद रखोगे, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है ना, आप याद रखोगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है, आप याद रखोगे, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति पद का शपथ कौन दिलाता है, आप सही ऑप्शन करोगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI करवाता है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अपना बड़ा भैया मानकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। यह जो चैनल है उम्मा जी के ट्रिक, आपके सभी एग्जाम के लिए काम देगा। आप कुछ भी एग्जाम का फॉर्म भरो, यहां पर सभी एग्जाम की तैयारी करवाया जाता है, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है साथियों। चलो, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है, आपको बताना है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनने वाले सवाल है। चलो, आज का अगला नंबर सवाल है जो आपके पेपर में ही बनेंगे, एसएससी लेवल के सवाल है जो आपके पेपर में दे सकता है। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, आप याद रखोगे, 42वां संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान मतलब जोड़ा गया है। पूछेगा आपके पेपर में, मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42वां संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। भारत में मतदान करने का न्यूनतम आयु क्या है, आप याद रखोगे, 18 वर्ष है। 61वें संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, मतलब पहले जो उम्र था 21 वर्ष था, लेकिन इसको 61वां संशोधन द्वारा 18 वर्ष घटाकर कर दिया गया है। आपके पेपर में पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, वो हो जाएगा 61वां संशोधन द्वारा। भारत का सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी, कौन सा मिट्टी पाया जाता है, यहां से आपका मिट्टी का सवाल स्टार्ट हो रहा है साथियों, तो आप सारे सवालों को अच्छे से पकड़ डालोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस मिट्टी का
सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है तो जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आपके पेपर में सवाल बनेंगे साथियों, रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। इस पर सबसे ज्यादा जो आपका होता है वो कपास होता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। कपास की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सा है? आप लोग बिल्कुल सही करोगे। कपास की मिट्टी के लिए कौन सा जरूरी है? वो आपका काली मिट्टी जरूरी है। कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी जरूरी है? काली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ये सारा सवाल आपका मिट्टी से बनता है साथियों। आप बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। इतना मेहनत के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट में बताओगे आपको क्लास कैसा लग रहा है। आपको मेरा मेहनत पर प्राउड फील होगा। जब आपके एग्जाम में प्रश्न लड़ेगा तो आप कहोगे। ठीक है, चलो। चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे अधिक मानी जाती है? आप याद रखोगे। चाय और खेती के लिए सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेंगे। मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहा जाता है? यह एसएससी लेवल के सवाल है तो आप याद रखोगे। मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान में मृदा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेंगे। मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं, आप याद रखोगे। आपके पेपर में आने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है जो आपके पेपर में बनेंगे। बाहर अच्छा, और यहां से अब आपका पर्वत का स्टार्ट हो रहा है। जो भी मिट्टी से इंपॉर्टेंट सवाल था जो आपके पेपर में आने वाला था वो सारा सवाल आपको करवा दिए हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आप बिल्कुल सही करोगे, केटू गार्डविन स्टीन है, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? वो आपका कंचनजंगा होगा। पूर्ण रूप से भारत में स्थित होना चाहिए, वो कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा कहां में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, आप याद रखोगे। विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है साथियों? आप याद रखोगे, अरावली श्रेणी है। यह राजस्थान में स्थित है, जो कि आपके सीधे आपके पेपर में बनेगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है साथियों? अनाई मुड्डी है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा। और आपका सेंटर कहां पड़ा है साथियों, बता दीजिएगा। ठीक है, चलो। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? अनाई मुड्डी है, आप याद रखोगे। मेरे साथ कमेंट में बोलते जाइएगा तो अब ज्यादा याद होगा। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है साथियों? आप याद रखोगे, डोडा बेटा है। कौन सा है? डोडा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेंगे। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? आप बिल्कुल सही करोगे, बलित पर्वत का उदाहरण है, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेंगे। काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? कृष्णागिरी है, आप याद रखोगे। काराकोरम पर्वत, एक मिनट। काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? कृष्णागिरी है, आप याद रखोगे। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? यहां से आपका खेल से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, वो भी एसएससी लेवल के नेवी एमआर में आने वाला प्रश्न है। बटरफ्लाई जो स्ट्रोक है यह किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेंगे। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है साथियों? आप याद रखोगे, बैडमिंटन से। थॉमस कप पुरुषों के लिए और उबेर कप किसके लिए? महिलाओं के लिए। जैसे में थॉमस कप पुरुषों के लिए और उबेर कप महिलाओं के लिए। जब आप बैडमिंटन में अच्छा करोगे, नेशनल लेवल पर खेलोगे, तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। डरविश शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? घुड़दौड़ में। डरविश शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? आप याद रखोगे, घुड़दौड़ में इसका प्रयोग किया जाता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा। राइडर कप किस खेल के लिए प्रसिद्ध प्रतियोगिता है? राइडर कप आप याद रखोगे, गोल्फ के लिए। राइडर कप किस खेल की एक प्रसिद्ध प्रतियोगिता है? गोल्फ के लिए, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है साथियों? आप याद रखोगे, हॉकी से। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आप बिल्कुल सही करोगे, हॉकी से। क्या सही करोगे?
हॉकी से। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, ब्लू आइस। ब्लू आइस शब्दावली का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? आप याद करोगे, ब्लू आइस आई शब्दावली का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? तो निशानेबाजी के लिए किया जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ब्लू आइस शब्दावली का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? निशानेबाजी के लिए किया जाता है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है साथियों? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। आप बिल्कुल सही करोगे। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? एसएससी लेवल के सवाल है। आप याद रखोगे, आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत 1896 में एथेंस यानी यूनान से हुआ था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। पंकज अडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पंकज अडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? बिलियर्ड्स और स्कूनर शब्द से खेल से जुड़ा हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। आपको भले जैसा तैसा प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन सब एसएससी लेवल के सवाल है जो इसके पेपर में पूछे जाएंगे। आपका अगला नंबर सवाल है, खेल से ही संबंधित है। पोलो खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप बिल्कुल सही करोगे, 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो खेल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? 4 खिलाड़ी होते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। आप याद रखोगे। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन थे? महेश भूपति थे। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। चेकमेट और गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? चेकमेट और गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से जुड़ा हुआ है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। चेकमेट और गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से जुड़ा हुआ है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? आप याद रखोगे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको 1987 में मिला था। भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ था और यह भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार में से एक है। आपका अगला नंबर सवाल है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। आप याद रखोगे। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेंगे। बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? अरुंधति रॉय थी। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। अब अगला नंबर सवाल देखिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? उन्हें यह कब मिला था? तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए मिला था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उनको 1913 में मिला था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। रमन मैग्सेस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? आप याद रखोगे, विश्वनाथ आनंद शतरंज के लिए उनको दिया गया था। सबसे पहले सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। शतरंज के लिए दिया गया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान दिया जाता है? आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। यहाँ पर इसका आंसर कहाँ पर गया? इसका आंसर यहाँ पर कट गया लगता है। ठीक है, चलो। आपका अगला नंबर सवाल है, युद्ध काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? मतलब सेना के लिए सबसे ऊंचा सम्मान, सबसे पुरस्कार कौन सा सबसे ऊंचा? वो आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। याद रखोगे, आपके पेपर में बनने वाले सवाल हैं। शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा? तो अशोक चक्र। शांति के लिए सबसे ऊंचा पुरस्कार सैन्य सम्मान कौन सा? वो अशोक चक्र है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान दिया जाता है? किसे दिया जाता है बताइएगा? तो एक खेल प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। अगर आप कोच है, आप कोच मतलब आप खिलाड़ियों को कुछ सिखाते हैं और वो नेशनल लेवल पर चला जाता है, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? आप याद रखोगे, कलिंग जो पुरस्कार है यह किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट।
ये आपका यूनेस्को द्वारा विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। आपके पेपर में बनेगा साथियों, सारे आपके पेपर में आने वाला सवाल है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले भारत की प्रथम महिला कौन थी, आप बताइए। सॉरी, जीतने वाले ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, भानु अथैया था, जिनको फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय कौन था, भानु अथैया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। अब नौसेना से संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा, दिवस से संबंधित प्रश्न है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें अपना जीत हो गया था, इसलिए 4 दिसंबर को हर साल नेवी डे मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को मनाता है। आपके पेपर में पूछेगा राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में आपका राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल सही करोगे, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, आपके पेपर के लिए पूछा जाने वाला सवाल है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किसके सम्मान में मनाया जाता है, सीवी रमन के सम्मान में, रमन प्रभाव के खोज के लिए मनाया जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सारे बनने वाले सवाल है साथियों, ठीक है। भारतीय वायुसेना दिवस और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। आप याद रखोगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, सभी को पता है, 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, दिवस से जो भी आपको दिवस का प्रश्न बता रहे हैं साथियों, वो आपके पेपर में बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुरुआत किस वर्ष हुआ था और यह कब मनाया जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका शुरुआत 2015 में हुआ था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। इसका शुरुआत कब हुआ था, 2015 ईस्वी में हुआ था। आप याद रखोगे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप बिल्कुल सही करोगे, 16 सितंबर को। 1 मिनट, ज्यादा यहाँ पर नमी की मात्रा आ जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए हो जा रहा है। मानव अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आपको कई बार ऐसा सवाल करवाए हैं साथियों, आप याद रखोगे। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये सारे पूछे जाने वाले सवाल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। इस मतलब WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आप याद रखोगे, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, अगला नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान का नाम क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी, यहाँ से राजधानी आपका स्टार्ट हो रहा है, आप याद रखोगे, तो अस्ताना है। आप याद रखोगे, कजाकिस्तान की राजधानी का वर्तमान नाम क्या है, अस्ताना है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। इजराइल की राजधानी क्या है और इसकी संसद को किस नाम से जाना जाता है, आप बताइएगा। इजराइल की राजधानी क्या है और इसकी संसद को किस नाम से जाना जाता है, आप याद रखोगे। तो इसका राजधानी यरूशलेम है और इसके संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इजराइल की राजधानी का क्या नाम है, तो यरूशलेम है और इसके संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल। यूक्रेन की राजधानी क्या है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, क्योंकि यह हाल ही में युद्ध ये सब हुआ था, तो ये ज्यादातर चांस है कि आपके पेपर में डाल दे, ठीक है। तो आप याद रखोगे, यूक्रेन की राजधानी क्यों है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। वियतनाम और कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो वियतनाम का हो जाएगा हनोई और कंबोडिया का राजधानी क्या हो जाएगा, नो पेन हो जाएगा। आप याद रखोगे, वियतनाम का राजधानी हनोई और कंबोडिया का राजधानी नोम पेन हो जाएगा। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है साथियों, कैनबरा है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है, दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी कौन कौन सा है, आपके पेपर में पूछेगा, ठीक है। तो प्रिटोरिया है, केपटाउन है और ब्लूम
फाउंटेन है। ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये सारे पूछे जाने वाले सवाल हैं। अगला नंबर सवाल देखिएगा, मुद्रा से भी संबंधित प्रश्न कि जापान की मुद्रा क्या है और इसके संसद को किस नाम से जाना जाता है। ये सारे आपके नेवी एमआर में आने वाला प्रश्न, मैं तो कहूंगा ये सारे प्रश्न आप रट लोगे। जापान की मुद्रा का क्या है और इसकी संसद का नाम क्या है, बिल्कुल सही को मुद्रा येन है और इसके संसद का नाम क्या है, डाइट, जो कि आपके पेपर में बनेंगे। रूस का आधिकारिक मुद्रा क्या है, आप बिल्कुल सही करोगे, रशियन रूबल है। रूस की आधिकारिक मुद्रा क्या है, रशियन रूबल है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेंगे। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है, वोन। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है साथियों, वोन, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। बांग्लादेश का मुद्रा टाका है, इसलिए इसकी राजधानी का नाम क्या है साथियों, आप लोग बताइएगा। बांग्लादेश की मुद्रा टाका, इसकी राजधानी का नाम क्या है, ढाका, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा जो कि आपके पेपर में बनेगा, संयुक्त अरब अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, यूएई की मुद्रा क्या है साथियों, आपको कई बार आपके पेपर में बता दिया हूं, आप याद रखोगे, दिरहम है। क्या है, दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम क्या है, दिरहम है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेंगे। तो यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों द्वारा अपनाई गई साझा मुद्रा का नाम क्या है, यूरोपीय संघ के जो भी देश है उसके द्वारा अपनाई गई मुद्रा का नाम यूरो है, आप याद रखोगे। पूछेगा यूरोपीय संघ के देश का मुद्रा क्या है, तो आपका यूरो हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा आवाज खराब हो गया है, क्योंकि लगातार आपका क्लास रिकॉर्डिंग करना रहता है। ठीक है, तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है, लीरा। इस मेहनत के लिए आप लोग एक कमेंट में जरूर लिखिएगा, एक मेहनत के लिए कोई भी शब्द प्यारा सा कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है साथियों, बाहत, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, अब आपका करंट लेवल के सवाल आ रहा है, करंट अफेयर्स के। क्या हाल ही में मई 2026 में भारत ने किस द्वीप से अग्नि मिसाइल का सफल परियोजना किया था। हाल ही में किस द्वीप से अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था मई 2026 में। ये करंट अफेयर्स के सवाल हैं जो सीधे आपके पेपर में बनेगा, बिल्कुल सही करोगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक द्वीप है जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहां से अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, आप याद रखोगे। भारतीय तटरक्षक बल इंडिया कोस्ट गार्ड में मई 2026 में शामिल किए जहाज का नाम क्या है, ICGS अचल है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, आप याद रखोगे, नमगन उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा है, टप देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, उज्बेकिस्तान कहेगा तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो। आपका अगला नंबर सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा सक्षम एंट्री ड्रोन ग्रिड किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। वर्ष 2026 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, बताइएगा। भारत और श्रीलंका कर रहा है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। 2026 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो बैरामुथु तमिल कवि और गीतकार थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2026 में किसे सम्मानित किया गया है, तो बैरामुथु से तमिल कवि और गीतकार हैं। ठीक है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब ऐसा कौन सा भारतीय महिला क्रिकेटर थी जिन्हें DSP के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पर आंसर तो कट क्या है, नहीं तो आपको जवाब बता देते। ठीक है, गूगल सर्च करके आप लोग कमेंट में इसका बता दीजिएगा, इसका राइट आंसर, ताकि जो भी बच्चे वीडियो देखे उनको याद हो जाए। ठीक है, चलो। आपका अगला आने वाला सवाल है कि 2026 के पद्म भूषण पुरस्कार के कला क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है, आप याद रखोगे, ममूटी। ममूटी अभिनेता और अलका याग्निक गायिका को सम्मानित किया गया है, आप याद रखोगे। विश्व जल पुरस्कार 2026 में जीतने वाला सबसे युवा व्यक्ति कौन था, तो काव्य मदनी था, आप याद रखोगे। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, चंदेल शासक ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। यह अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, औरंगाबाद और महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू में राजस्थान में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। चलिए,
आपका अगला नंबर सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था साथियों? भगत सिंह ने दिया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? आप बिल्कुल सही करोगे, महात्मा गांधी का। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी जी का। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा साथियों? बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप याद रखोगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का तटीय झील चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। लोकटक झील तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में है? आप याद रखोगे, ये आपका मणिपुर में है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में फुल फॉर्म से भी सवाल बनते हैं। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। अगला नंबर सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? पेरिस में। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सारा आपका याद होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब होता है, उसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। कंप्यूटर से यहाँ पर है कि एक भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000 था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। एक निबल में कितने बिट्स के बराबर होते हैं? आपका जवाब आना चाहिए। एक निबल कितने बिट्स के बराबर होते हैं? तो 4 बिट्स के बराबर होते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है साथियों? दूरी का, डिस्टेंस का। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा जो आपके पेपर में बनेगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, जो कि आपको कई बार बताए थे। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर हमने लगभग लगभग आपको बहुत सारा प्रश्न बता दिया। लगभग 40 मिनट का यह वीडियो हो गया। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम के लिए। आप लोग अपनी तैयारी को पूरी अच्छे ढंग से करो। हमने तो जहां तक मेरा कोशिश रहा, आपका सारा प्रश्न यहाँ पर क्लियर करने का कोशिश किया, ठीक है। जो भी बच गया है, 14-15 मई तक एग्जाम से पहले सारा क्लास आपको करवा दूंगा। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और बताइएगा, एक इतना मेहनत के लिए अपने बड़े भाई के लिए, मान लीजिए आपका बड़ा भाई यह चैनल है, दोस्तों के पास एक बार चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है ना। एक एक सब्सक्राइब आप करवा दो, बस हम इसी में खुश रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।